आज हम बात करने वाले हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो परीक्षा 2023 की 2022-23 की जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके अंदर जो विवरणिका है, जो सिलेबस जो है, कौन सा सिलेबस जो है, पूरी बुक को कितने यूनिट में, कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक यूनिट, प्रत्येक इकाई में कितने चैप्टर होने वाले हैं, कौन से चैप्टर का कितना अंक भार है, कौन सा यूनिट जो है वो कितने अंकों का आने वाला है, पूरे पेपर का ड्यूरेशन टाइम पीरियड जो है वो क्या होने वाला है, टोटल जो प्रश्न पत्र में जो है कितने आपके पास में जो है टोटल कितने जो है नंबरों का पेपर पूछा जाएगा, पूरी की पूरी बात करते हैं। समय जो है, समय अवधि की मैं बात करूं तो समय जो है उसको 3.25 घंटे 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाले हैं, यानी कि अगर मिनटों की बात करूं तो वो 195 मिनट मिलेंगे उसको टोटल। अब पूरा प्रश्न पत्र जो है वो 80 नंबर का पूछा जाएगा, 20 नंबर उसके 17 अंक के हो गए और इस प्रकार कुल जो है 80 नंबर का हो जाता है। अब मैं उससे अगर आगे की बात करूं तो कुल जो है आपका सिलेबस जो है 7 इकाइयों में 7 यूनिट में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहले वाली जो इकाई है, सबसे पहली यूनिट है, उसमें 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है अलजेब्रा, बीजगणित जिसको कहते हैं, वो 18 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद में जो जियोमेट्री वाला है, जो ज्यामिति वाला ऑप्शन है, वो आपके सामने 15 नंबर का पूछा जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति 6 नंबर का पूछा जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति से ठीक आगे आता है त्रिकोणमिति वाला, 12 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति वाला है वो 10 नंबर का पूछा जाएगा। और लास्ट में सांख्यिकी और प्रायिकता को मिला करके जो आपके पास में लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, वो टोटल जो है 15 नंबर का पूछा जाता है। इस प्रकार 80 नंबर पूरे हुए। अब 80 नंबर को इकाई के हिसाब से और प्रत्येक इकाई को अलग अलग जो है प्रश्नावलियों के हिसाब से कैसे क्या बांटा गया है, हम सारी बात 1 बाय 1 शुरू करते हैं। यहां देखिए आपके पास जो भी है पहली इकाई कौन सी है, पहली इकाई के अंदर आपके पास में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, सारी बात जो है हम 1 बाय 1 शुरू करते हैं। इकाई नंबर 1, पहली इकाई में आपके पास पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में आपके पास क्या क्या है, एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, सेकंड आपके पास में अंक गणित की आधारभूत प्रमेय जिसको फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं। थर्ड वन है आपके पास में जो इरेशनल नंबर, जो आपके पास में अपरिमेय संख्या है, जो आपने √2 √3 वगैरह सारी की सारी सिद्ध की थी। उसके आगे आता है आपके पास परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, जो आपने देखा हुआ शांत दशमलव संख्या, अशांत अनावृत्ति संख्या, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपने देखे थे। ये आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर। और रियल नंबर जो है आपको पूरा का पूरा 4 अंकों का मिलता है। कितने अंकों का मिलता है? 4 अंकों का। ये पहले भी हमारे पास सिलेबस में कोरोना काल से पहले भी 4 अंकों का था और ये 4 अंक जो है कुछ इस प्रकार से डिवाइड होते थे। 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे और एक प्रश्न जो है 2 नंबर का पूछा जाता था। 2 नंबर वाला प्रश्न जो है अधिकांश जो है लगभग यहीं से पूछे जाने के चांसेस होते थे। अब की बार देखते हैं कहाँ से कुछ पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं अलजेब्रा, बीजगणित की। तो बीजगणित में हमारे पास में कौन कौन से चैप्टर है, सब की बात करते हैं। सबसे पहले बीजगणित का सबसे पहला जो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमल्स है। बहुपद में आपके पास सबसे पहला जो बहुपद का 2.1 एक्सरसाइज है, उसमें आपको लिखा है केवल ज्यामितीय अर्थ किसका, शून्यकों का। आपको एक ज्यामिति दी हुई है, ग्राफ के रूप में दिया हुआ है और उसकी शक्ल देख करके, उसको देख करके आपको ये बताना है कि उसमें शून्यकों की संख्या जो है वो कितनी क्या होने वाली है। उसके बाद आपको ये बताना था कि बहुपद के शून्य कितने होंगे, उसके जीरोज क्या होंगे और उसके जो शून्यक है और उसके जो गुणांक है उन दोनों के बीच में क्या संबंध होने वाले हैं। जीरोज जो है एक तो एक उनके कोएफिशिएंट, उन दोनों के बीच में क्या कुछ रिलेशन होने वाले हैं वो आपको बताना है। उसके बाद में आपने देखा था तीसरी चीज बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय आपके पास में क्या है, देखिए डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या, कहानी वही है
भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल वाली, यही इसका काम ये भी है, ये यूक्लिड विभाजन इसी का दूसरा नाम है। इसको आप यहाँ लिखते हो a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ भी यही होगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। लिखने का तरीका, पूछने का तरीका चेंज है, परंतु रियलिटी में चीज सेम ही आपको मिल रही है। उसके आगे आता है लीनियर इक्वेशन फॉर टू वेरिएबल, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, जिसको आप ग्राफ के रूप में जानते हैं। यहाँ से ग्राफ का प्रश्न मोस्ट ऑफली पूछा जाता है, और हमारे पास में ये अकेला चैप्टर एक ही जो है 6 नंबर का पूछा जाता है। अब 6 नंबर के प्रश्न यहाँ से कौन कौन से बनते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही बनता है कि किसी भी दी गई, आपके पास में दो समीकरण दी जाती है, दो समीकरण दी जाती है, उन दोनों समीकरणों को ग्राफ की विधि से हल करो, और ग्राफ की विधि से हल करने के तत्पश्चात आपको नीचे एक लाइन लिखी होती है। या तो पूछा जाता है कि ग्राफ की दोनों रेखाएं आपको किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि वो y अक्ष पर कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, x अक्ष के कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि दोनों रेखाओं तथा x अक्ष द्वारा या y अक्ष द्वारा बनने वाले त्रिभुज के जो आपके पास में जो उसको छायांकित करो, या शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। एक होता है उसके हल की प्रकृति भी बताना है कि रेखाएं कैसी होगी, कितने क्या उसके हल विद्यमान है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी पूछे जाते हैं। इसमें क्या लिखा है, जैसे दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म पूछा है, समीकरण युग्म को हल करने की एक तो ग्राफिकल मेथड दिया हुआ है। ग्राफिकल मेथड के साथ साथ इस चैप्टर में आपको 3 तरीके और दिए हुए हैं। कौन कौन सी? बीजगणितीय सोल्व करने की आपके पास पहली जो है वो है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये वाला आपके पास में पहला तरीका है। पहला तरीका प्रतिस्थापन, एक की मान को, एक की वैल्यू को किसी दूसरे की जगह प्रतिस्थापित कर देना। दूसरा आपके पास में आता है विलोपन विधि, दूसरा आपके पास में आता है एलिमिनेशन मेथड, ये आ गया साहब। और तीसरा जिसका नाम आप अच्छी प्रकार से जानते हो, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो आपके पास में होता है। जब तक प्रश्न में स्पष्ट भाषा के रूप में नहीं दिया हुआ है कि तीनों में से कौन से तरीके से आपको प्रश्न को हल करना है, तब तक आप किसी भी विधि से प्रश्न को हल करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो। अगर आपको प्रश्न में लिख करके बोल दिया कि आप प्रतिस्थापन से हल करो, विलोपन से हल करो, तब नाम देने के बाद आपको उसी से हल करना है, अन्यथा आप किसी भी एक विधि से हल कर सकते हैं। ये अकेला जो चैप्टर है 6 नंबर का पूछा जाता है। अब आप में जो है एक तो इसके 3 तरीके तो ये हो गए, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, एक होता है ग्राफिकल। 4 ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं। किस प्रकार का आपको पूछा जाता है वो देखते हैं। अब हम इसको आगे और बढ़ाते हैं। जैसे ही हम इसको और आगे बढ़ा देते हैं, हमारे पास में आता है चैप्टर नंबर 4, इसी यूनिट का है। यूनिट हम बदल नहीं रहे हैं फिलहाल के लिए। इस यूनिट में से अभी तक हमारे पास में क्या कुछ देखा गया है वो भी देख लीजिए। पहले हमने बात की थी 3 अंकों के लिए, उसके बाद बात की थी 6 अंकों के लिए। 6 और 3 9 अंक हो चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं 4 अंकों के लिए। उसके बाद एक चैप्टर आपका 5वां और भी है, अर्थमेटिक वाला, उसमें भी देखेंगे क्या कुछ लिखा है। ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने के आपके पास क्या क्या पूछा जाता है, देखिए। एक तो द्विघात समीकरण को हल करना, कोई भी आपके पास इक्वेशन दे दी उसको हल करना। सेकंड उसमें मेनली क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आपको किसी भी इक्वेशन को सोल्व करना। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी यहाँ आपके पास 3 तरीके आते हैं। जैसे डी की वैल्यू आपके पास में जो है 3 टाइप से आती है निकल करके। डी के जो मान है 3 होते हैं, या तो 0 से छोटा हो सकता है, या बराबर हो सकता है, या बड़ा हो सकता है। यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो विविक्त कर होता है, वो 3 प्रकार से होता है। अब विविक्त कर का मान यदि 0 के बराबर है तो मूल समान होंगे, वास्तविक होंगे। यदि d ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। और यदि लेस देन 0 है तो मूल ही काल्पनिक हो जाएंगे। ये भी आपको पूछा जाता है, हल की प्रकृति क्या है। ये हमारे पास चैप्टर जो है द्विघात समीकरण चल रहा है, और जो आपके पास में 4 अंकों का पूछा जाता है। चलिए आगे वाले पेज पे बात करते हैं कि हमारे पास में जो अगला जो पेज है उसमें हमारे पास में क्या कुछ दिया हुआ है। अब हमारे पास आता है अगला जो है चैप्टर, कौन सा है,
चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में हमारे पास में देखिए कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या हमारे पास अर्थमेटिक में है, सारी की सारी बात हम शुरू करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ कि समांतर श्रेणी के रूप में है पूरा, जैसे एक समांतर श्रेणी का n-वा पद ज्ञात किया जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाता है, आपको पूछ लिया कि n-वा पद ज्ञात करो, जैसे 50वां पद ज्ञात करो, 15वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो, कोई भी एक पर्टिकुलर पद ज्ञात करने का बोला जा सकता है। ये रहा। अब एक आपको बोला जा सकता है कि जैसे 15 पदों का योगफल ज्ञात करो, 20 पदों का योगफल ज्ञात करो। दो ही तरीके आते हैं, एक तो n-वा पद और एक n पदों का योग या सम, ये दो चीजें हैं। और ये वाला चैप्टर जो है अंक भार इसका मिलता है पूरे 5 अंक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इकाई नंबर 3, ज्योमेट्री, ज्यामिति। अब ज्यामिति के अंदर हमारे पास में कुल देखिए चैप्टर कितने हैं। एक तो रहा आपके पास चैप्टर नंबर 6, एक है आपका चैप्टर नंबर 10, एक है चैप्टर नंबर 11। तीनों के तीनों चैप्टर ज्यामिति के अंदर शामिल होते हैं। और ये तीनों चैप्टर जो है कितने कितने अंक हैं वो भी देख लीजिए। टोटल मिलाकर मैंने अभी आपको बताया था कि 15 नंबर की ज्योमेट्री पूछी जाती है। पहला है समरूप आकृतियां, इनकी समरूपता के गुण, समरूपता इसकी क्या क्या गुण है, इनकी क्या क्या कसौटियां हैं वो लिखना है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है किस किस के अनुपात के बराबर होते हैं वो सारी चीजें। एक पाइथागोरस प्रमेय, आप सोच रहे होंगे पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस प्रमेय का मतलब है पाइथागोरस प्रमेय को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। आधारभूत समानुपाती प्रमेय, जिसको शॉर्टकट में BPT से हम जानेंगे। जैसे ही इसका नंबर आता है हम पूरी की पूरी जो है आराम से 1 बाय 1 बात करते हैं, परंतु ध्यान रखें पूरा चैप्टर 4 नंबर का पूछा जाता है। आगे अब बात करते हैं सर्कल पे, वृत्त के ऊपर बात करते हैं। वृत्ताकार जो इसमें क्या क्या है, यह है टेंजेंट के बारे में, इसकी स्पर्श रेखाएं के बारे में। किसी सर्कल पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, टोटल जो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक तो एक वृत्त की स्पर्श रेखा, और एक बिंदु से वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखाओं की कितनी संख्या हो सकती है, कितनी क्या स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, एक वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी खींची जा सकती है, किसी परिधि के ऊपर कोई पॉइंट है वहां से कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, वृत्त के अंदर कोई बिंदु है वहां से कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। हर एक प्रकार के प्रश्न की बहुत ही अच्छे से हम बात करने वाले हैं और यहां से हम पूरे 5 अंक लेकर जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रचनाएं, जो आपका पसंदीदा टॉपिक रहता है, जिसमें आपको प्रकार पेंसिल सब की मदद लेनी पड़ती है। और ये पूरा आपको 1% यानी 6 अंक लेकर देने वाला है। अब इसमें आपको क्या क्या करना है, एकदम छोटा सा काम है। एक तो रेखाखंड का विभाजन करना है। विभाजन का मतलब है कोई दिया गया रेखाखंड है उसको 3:4 में बांटिए, 5:6 में बांटिए, 6:13 में बांटिए, इस प्रकार का विभाजन। किसी वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखाओं की रचना करना, 2 ही टॉपिक है आपके पास में, 2 के अलावा तीसरा कोई टॉपिक नहीं है। पहले आपके पास इसके अलावा भी टॉपिक पूछे जाते थे, त्रिभुज वाला भी पूछा जाता था। इस बार जो है केवल आपके पास में 2 ही पॉइंट है, एकदम छोटा सा सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 3 दोनों 6 नंबर का पूरा हो गया, दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट। इस प्रकार हमारी तीसरी यूनिट यहाँ पूरी हुई। अब हम बात करेंगे यूनिट जो है 4। चौथी यूनिट जो है एकदम छोटी सी यूनिट है और इस छोटी सी यूनिट के अंतर्गत मात्र एक ही चैप्टर है जो अभी हम जो है कुछ टाइम पहले पढ़ा था। कौन सा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। एक ही प्रश्न पूरा 6 नंबर का पूछा जाता है, एकदम छोटा सा टॉपिक है, 3 ही फॉर्मूले लगते हैं, 3 ही फॉर्मूलों पर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। पहले वाला लगता है दूरी सूत्र, दूसरे वाला जो आपने लिखा था 7.2 के अंतर, जिसको हम विभाजन सूत्र डिवीजन फॉर्मूला कहते थे, और तीसरा था जो एरिया जो कैलकुलेट करते थे क्षेत्रफल वाला। देखिए दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और क्षेत्रफल का, तीनों के अलावा चौथा टॉपिक ही नहीं है। ये हमारे पास इस प्रकार से 6 नंबर यानी 1 पूरा प्रतिशत ये देकर जाता है। अगली इकाई जो है, अब हम बात करते हैं कि इकाई अगली कौन सी है। इकाई नंबर 5 बात है, इकाई 5वीं जो पूरी की पूरी आपकी त्रिकोणमिति। पूरी त्रिकोणमिति का मतलब है कि त्रिकोणमिति में हमारे पास 2 चैप्टर हैं। 2 कौन कौन से, एक तो है त्रिकोणमिति के अंदर त्रिकोणमिति का परिचय
और एक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, किस प्रकार से उसको काम में लिया जाएगा, उस पूरी बात में हम करने वाले। त्रिकोणमिति के अंदर आपके पास में त्रिकोणमिति अनुपात पूछे जाएंगे, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, जैसे 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री पर जितने भी मान हैं उनके आधार पर पूछा जाएगा। पूरक कोण जो है आपके पास में वो आपके पास में पूछे जाएंगे, जिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है आपने सीखा होगा, ये वाला प्रश्न पूछे जाते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, इस प्रकार के ये जो है ये आते हैं पूरक कोणों वाले। और लास्ट में आता है त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका से ही हमारे पास अधिकतर जो है 6 नंबर का पूछा जाता है, पूरा 8 नंबर का है, 8 में से अकेला 6 नंबर तो ये लगभग यही लेके चला जाता है, बाकी बचे 2 नंबर ये मिल बैठ के बांट लेते हैं 2 नंबरों को। ये वाला जो आपकी एक्सरसाइज 8.3 और इसके रिलेटेड एग्जांपल्स हो गए। अब बात करूं मैं, अगर जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है इसके अनुप्रयोग की बात अगर मैं करूं, जो है जिसको ऊंचाई और दूरी के नाम से जाना जाता था पहले वाले तक, तो पिछले सिलेबस में ये जो है इसका नाम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग नहीं था, पूरे का नाम यही था हाइट एंड डिस्टेंस। अब की बार टॉपिक का नाम रख दिया हाइट एंड डिस्टेंस, उसका नाम किया हुआ है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, पर संसारे वही है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कोई खंबा है, वहाँ से जो है किसी कोण देखा जा रहा है, कभी अवनमन बनता है, कभी उन्नयन बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, कभी डिफ्रेक्शन बनता है, कभी दूरी ज्ञात करनी है, कभी ऊंचाई ज्ञात करनी है, कभी कुछ ज्ञात करना है। और इस प्रकार से आपको जो है इस पूरे चैप्टर के अंक भार होंगे 4। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति से संबंधित। कईयों का ये पसंदीदा टॉपिक रहता है, कईयों को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह ज़्यादा है। एक्सरसाइज इन दोनों में से एक थोड़ी बड़ी है, एक आराम से छोटी एक्सरसाइज है। दोनों की दोनों जो है, पहले वाली 4 नंबर की है, दूसरे वाली 6 नंबर की है, दोनों को मिलाकर पूरा 10 नंबर मिलता है। पहले वाला जो है इसमें आपको केवल और केवल क्या याद रखना है, वृत्त जो होता है, सर्कल जो है, उसका परिमाप और उसका एरिया यानी क्षेत्रफल, एक उसका त्रिज्यीय खंड और एक उसका जो है वृत्तखंड, यानी सेक्टर और सेगमेंट की बात हो रही है। एक समतल आकृतियों के समायोजन से बनने वाले क्षेत्रफल क्या कुछ बनता है, कैसे बनता है। जैसे ये मान लो कोई एक रुमाल है, रुमाल के अंदर जो एक ऐसी कोई डिजाइन बना दिया आपने, अब ये जो वाला जो भाग बन गया, इस बनने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये समतल आकृतियों से संबंधित क्षेत्रफल हो जाएगा। या इसी से रिलेटेड जो छोटे मोटे हमारे पास अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एक त्रिभुज बना दिया, यहाँ एक आपके पास में वृत्ताकार भाग बना दिया, अब बोल दिया वृत्त के अलावा बाकी जो भाग बच गया उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, छायांकित कर देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब बात करता हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो आपका चैप्टर नंबर 13 है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ठोस आकृतियां कौन कौन सी, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, शंकु का छिन्नक, सारे इसमें इंक्लूड है। एक तो वो हो गए, एक उनके मिलाने से, जैसे घन और घनाभ को मिला दिया, उन दोनों के साथ में जो क्या कुछ बनता है, ठोसों के समायोजन से पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के समायोजन का एक उस देखो, एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक उनका आयतन, और एक से दूसरे, जैसे प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं, आपने देखे होंगे, कुछ गोलियों को पिघला करके एक बड़ा गोला बना दिया जाता है, बनने वाले का आयतन ज्ञात करो, त्रिज्या ज्ञात करो। यानी एक चीज को पिघलाया जा रहा है, एक चीज को तोड़ा जा रहा है, उससे दूसरी चीज जो है बनाई जाती है, उस प्रकार के प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर ये हो गए 3। चौथा है जो शंकु का छिन्नक जो है, फ्रस्टम ऑफ आपके पास में कोण जो है वो पूछा जाता है, और ये आपके हुए 6 और 4 मिलाकर 10, कितने हो गए 10। अब ये वाला यूनिट था आपका यूनिट नंबर 5। नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 6। यूनिट 6 में आपके पास क्या दिया हुआ है देखते हैं, और यूनिट जो नंबर जो 6 है आपके पास में, यूनिट 6 में आपके पास में क्या कुछ दिया है, किस प्रकार से दिया हुआ है, बात करते हैं। पहला यूनिट हमने देखा था कि यूनिट नंबर जो है 1, यूनिट 1 में आपने बात की थी किसके बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में। नंबर 2 में आपने देखा अलजेब्रा, बीजगणित के बारे में। तीसरा देखा ज्योमेट्री, ज्यामिति के बारे में, तीनों हो गए। चौथा देखा निर्देशांक ज्यामिति 4, पांचवा देखा त्रिकोणमिति वाला, और छठा हो गया ये मेंसुरेशन, जिसको क्षेत्रमिति आपने नाम दिया।
अब हम उससे आगे बात करते हैं सातवां आखिरी और वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे है वो भी आप देखिए। ये रहा, ज्यादा महत्वपूर्ण होने का सबसे बड़ा रीजन है कि वेरी वेरी इजी चैप्टर है सांख्यिकी, और इजी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। 11 नंबर है, यानी मैं कह सकता हूं कि अकेला एक चैप्टर आपको लगभग 2% देके जाने वाला है। मैं 11 और 4 दोनों को मिला दूं तो पूरे 15 होते हैं, और अगर आपने थोड़ा सा ढंग से इसको देखा है, 15 में से आपको कोई 13 कोई 14 भी नहीं दे सकता, इसमें आप 15 के 15 ले जा सकते हो। आपको कैलकुलेशन मिस्टेक की गारंटी लेनी होगी, आपको किसी प्रश्न की कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, बाकी इस प्रश्न में आपका कहीं नंबर नहीं कटेगा। इसमें आपको मीन पूछे, मेडियन पूछे, मोड पूछे, कुछ भी पूछे, आपको इसमें माध्य पूछे, बहुलक पूछे, माध्य पूछे, या इसकी संचयी बारंबारता पूछे, या इसका आलेखीय निरूपण पूछे, कुछ भी पूछो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3-4 चीजें हैं, ज्यादातर तो इसका माध्य और बहुलक ही पूछा जाता है। आलेख में प्रश्न छोटा बनता है, पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक प्रश्न तो अकेला यहाँ से 6 नंबर का पूछा जाता है, एक 3 नंबर का हो गया, 6 और 3 9, एक 2 का, एक 1 का, यहाँ से आपके पास में 9 और 3, ये 9 और 2 11 हो जाएंगे आपके पास। लास्ट वन आता है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, और प्रायिकता जो यहाँ से पूछी जाती है, प्रायिकता में छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपने चैप्टर में भी देखा होगा। और अकेला जो चैप्टर है वो 4 अंकों का आता है, ये मान सकते हैं। ये चारों के चारों अंक आपको फ्री के मिलते हैं। एक सिक्के को उछालने पर क्या होता है, पासे को उछालने पर क्या होता है, किसी का जन्म दिवस जो है साल में कितनी बार आएगा, 2 का जन्म दिवस एक साथ आने की प्रायिकता क्या है, अलग अलग आने की प्रायिकता क्या है, हर एक चीज़ की 1 बाय 1 बात करते हैं। और ये वाला जो है इसके अंदर अब हमने बात की कि कौन सा चैप्टर जो है कितने अंकों का पूछा जाता है, कौन से चैप्टर जो है कौन से यूनिट के अंतर्गत आता है, उसके अलावा टोटल जो है एक यूनिट कितने नंबर का पूछा जाता है, यूनिट जो है कौन सा आपका कमजोर है उसको किस प्रकार से देखना है, हर एक चीज़ की 1 बाय 1 आपके पास में सामने है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप लगातार जो है प्रयास करते हैं तो बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, धन्यवाद।